दोस्तों नमस्कार। आज हम जानेंगे अनुच्छेद 20 के बारे में। अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 20 के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है कि यह एक ऐसा अनुच्छेद है और चाहे इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं ऐसे प्रावधान हैं जो आपातकाल के दौरान भी आपातकाल यानी इमरजेंसी, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है देश में, तब भी ये अनुच्छेद 20 जो है समाप्त नहीं होता है। आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 जो है कि समाप्त नहीं होते हैं, ये कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। और राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी इनमें जो लिखा गया है और जो बताया गया है वो लागू रहते हैं। जो भी नियम और कानून बनाए गए हैं वो हमेशा लागू रहते हैं। इसी प्रकार से अनुच्छेद 21 के बारे में हम जानते हैं, अनुच्छेद 19 के बारे में, कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उस समय अनुच्छेद 19 में जो भी प्रावधान दिए गए हैं वह स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। यानी कि ज्यों ही आपातकाल लगता है वो सारे कानून और सारे प्रावधान जो नागरिकों को मूल अधिकार के रूप में मिले हुए हैं वो मूल अधिकार है जो स्वतः निरस्त हो जाते हैं। तो यह अनुच्छेद 20 जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह आपातकाल की स्थिति में भी इसमें जो प्रावधान किए गए हैं वो समाप्त नहीं होते हैं। यानी कि इसके अंदर जो मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं वो कभी समाप्त नहीं होते हैं। यहाँ तक कि आपातकाल की स्थिति हो, राष्ट्रीय आपात लगा हो, तब भी यह अधिकार समाप्त नहीं होते हैं, अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। तो यह अधिकार मूल रूप से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 20 में किसी भी व्यक्ति को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। यानी कि जो भी कोई व्यक्ति है जो आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिसने कोई अपराध किया है, उसको दोष सिद्धि मतलब उसको दोषी ठहराने से या फिर उसको अपराधी गिरफ्तार अगर हुआ है और उसने कोई दोष किया है तो उसको भी हमारे संविधान ने कुछ मूल अधिकार दिए हैं जिसका वो अगर उन अधिकारों का अगर हनन होता है तो उसके खिलाफ वो क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर अपना लाभ प्राप्त कर सकता है, अनुतोष प्राप्त कर सकता है। तो इसमें जो है क्या दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यह मूल रूप से उन व्यक्तियों से संबंधित है जो अपराधी या तो शक के दायरे में हैं, जिनके ऊपर अपराध का दोष लगा है या फिर जिनके ऊपर अपराध का दोष सिद्ध हो चुका है। तो उनको जो संरक्षण संविधान ने दिए हैं उनका उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 20 में। और यह राष्ट्रीय आपात की स्थिति में भी ये अब जो मूल अधिकार है वो कभी समाप्त नहीं होते हैं। तो यह जो है यह केवल व्यक्ति के विषय में नहीं है, क्योंकि व्यक्ति ही केवल अपराध नहीं करता है, वह इंडिविजुअल व्यक्ति भी हो सकता है। व्यक्ति या कोई एक व्यक्ति हो सकता है या फिर कोई संस्था हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ठीक है, और कोई समिति हो सकती है, और भी इस तरह की जो संस्थाएं हैं जो काम करती है हमारे देश में। और उसने ये तो व्यक्तिगत रूप से कोई अपराध करेगा, लेकिन ये सामूहिक रूप से अपराध करती है। एक व्यक्ति के साथ नहीं, इन्होंने पूरे समाज के साथ जो भी लोग इस संस्था के साथ जुड़े हैं उसके साथ इन्हें या तो वित्तीय अपराध किया हो या फिर किसी प्रकार का कोई शोषण किया हो, या इसी प्रकार से इस समिति के संबंध में भी लागू होता है। अब इस अनुच्छेद 20 का मूल मतलब जो है कि किसी भी व्यक्ति को मनमाने
मनमाने ढंग से या अतिरिक्त दंड नहीं दिया जा सकता है, दंड नहीं दिया जा सकता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड में जो भी धाराएं लगी है या फिर जो भी दोष लिखे गए हैं उसके संबंध में सजा का प्रावधान भी लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति यह दोष करता है या यह अपराध करता है तो उसको किस प्रकार का, कितनी सजा होगी और कितना उसको दंड दिया जाएगा। दंड, आर्थिक दंड, आर्थिक दंड या केवल सजा होगी और आर्थिक दंड, ये न्यायालय दोनों एक साथ भी दे सकता है। उसको सजा भी दे सकता है और उसको आर्थिक दंड भी आरोपित कर सकता है। जैसा अपराध हो, जिस प्रकार का अपराध हो, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, करोड़ों में जो भी, जितना भी न्यायालय को उचित लगता है वो दंड के साथ साथ आर्थिक कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान कर सकता है, क्षतिपूर्ति की भी सजा दे सकता है। तो अनुच्छेद 20 में जो संरक्षण प्राप्त है अपराधियों को, ये मूल रूप से जिन्होंने अपराध किया है उसके लिए बात करता है अनुच्छेद 20 कि उनको किस प्रकार से हमारा संविधान संरक्षण प्रदान करता है और उनको क्या अधिकार मिले हुए हैं हमारे संविधान के माध्यम से। तो इसमें 3 प्रकार का संरक्षण संविधान में दिया गया है। संरक्षण जो संविधान का, जो अपराधी जो हैं उनको 3 प्रकार से संरक्षण प्रदान किया गया है। पहला तो यह है कि प्रचलित कानून, प्रचलित कानून, प्रचलित कानून यानी जो उस समय, जिस समय उसने अपराध किया, किसी व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया उस समय क्या कानून लागू थे, उसी के आधार पर उस व्यक्ति की सजा का निर्धारण किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि चोरी की सजा 2 वर्ष थी और बाद में सरकार ने चोरी की सजा को कर दिया 10 साल, और ये 2000 मान लीजिए कि 10 में प्रावधान था चोरी के लिए 2 साल की सजा का प्रावधान था, और 2000 मान लीजिए कि 2015 में चोरी की सजा, चोरी की जो सजा है उसका सजा का प्रावधान हो 10 साल का हो गया, 10 साल की सजा हो गई। तो अगर किसी अपराधी ने 2010 में कोई अपराध किया है तो ये 2 साल की ही उसको अधिकतम सजा दी जाएगी, न कि 10 साल, क्योंकि जिस समय उसने अपराध किया उस समय सजा का प्रावधान क्या था, 2 वर्ष का। तो ये पहला, प्रचलित कानून के अनुसार ही किसी दोषी व्यक्ति को सजा दिया जा सकता है, ठीक है। और किसी पूर्व में निर्मित, पूर्व निर्मित कानून के तहत या बाद में निर्मित कानून के तहत अपराधी को सजा नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती। यानी कि जिस समय किसी अपराधी ने अपराध किया उस जब समय जो प्रचलित कानून होंगे वर्तमान समय में, उसी समय के अनुसार और उसी लागू कानून के अनुसार व्यक्ति को सजा मिलेगी अपराधी को। उसके पहले अगर कोई और कानून हो तो उसके हिसाब से भी सजा नहीं मिलेगी, और बाद में अगर उस अपराध के लिए किसी और सजा का प्रावधान कर दिया जाता है संविधान में संशोधन करके, तो उसके अनुसार भी उसको सजा नहीं मिलेगी। यानी कि जिस समय काल में उसने अपराध किया और उस समय काल में जो अपराध उसके लिए निर्धारित थे, जो सजा निर्धारित उसके लिए थी, वही सजा उस व्यक्ति को मिलेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो अपराधी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, और मौलिक अधिकारों के हनन के आधार पर वह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर
याचिका दायर करके न्याय प्राप्त कर सकता है, न्याय प्राप्त कर सकता है। यानी कि अगर इसके विपरीत अगर कोई सजा होती है उसको, तो वह न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकता है और वहां से न्याय प्राप्त कर सकता है। अब अपराधियों के लिए जो दूसरा संरक्षण प्राप्त है संविधान में अनुच्छेद 22 के तहत, वह क्या है? दोहरा दंड, दोहरा दंड और क्षतिपूर्ति। दोहरी क्षतिपूर्ति, दोहरी क्षतिपूर्ति क्या है कि दोहरा दंड, दोहरा दंड का मतलब कि अगर एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार दंड नहीं दिया जा सकता है, या फिर बार बार उसके खिलाफ अभियोजन, यानी कि बार बार उसके खिलाफ मुकदमा एक ही सजा के लिए नहीं किया जा सकता है। पहला तो ये चीज है, और दूसरी चीज ये है कि दोहरा दंड उसको नहीं दिया जा सकता है। एक सजा के लिए आप दो दंड उसको नहीं दे सकते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति के खिलाफ एक ही मामले में, फॉर एग्जाम्पल समझिए कि एक व्यक्ति ने कोई अपराध किया, सामूहिक अपराध किया, जिसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और सारे लोगों ने उसके ऊपर मुकदमा कर दिया। मान लीजिए कि इससे पीड़ित 10 लोग हैं, तो इसने जो सजा, जो अपराध किया है, वो इसी अपराध के आधार पर इसके दंड का निर्धारण होगा। यह नहीं होगा कि इस व्यक्ति को, ये जो एक व्यक्ति है इसके लिए अलग इसको दंड दिया जाएगा, दूसरा जो व्यक्ति है उसके लिए अलग दंड दिया जाएगा, तीसरा जो व्यक्ति है उसके लिए तीसरा, और इसी प्रकार से उसके दंड बढ़ेंगे नहीं। जो भी उसने सजा, मतलब जो भी अपराध किया है, उसके लिए केवल एक बार उसको दंड का प्रावधान किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी गांव में कोई हत्या हो जाती है, तो हत्या में हम जानते हैं कि 302 का मुकदमा दर्ज होता है, और इसमें आजीवन कारावास, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान है। ठीक है। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति की अगर ये हत्या करता है, तब भी इसको क्या होगा? आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड। और अगर इसने 10 लोगों की हत्या कर दी हो या सामूहिक हत्या की हो, सामूहिक हत्या की हो, तब भी क्या होगा? इस सजा में बदलाव नहीं होगा। क्या होगा? इसकी सजा में आजीवन कारावास का जो प्रावधान है या फिर मृत्यु दंड का जो प्रावधान है वो बदलेगा नहीं। ये सभी सामूहिक हत्याओं के लिए इसको एक ही बार दंड का निरूपण होगा, एक ही बार न्यायालय इसको सजा दे सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है और न्यायालय इसको दोहरा दंड या दोहरी क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि इसने कोई आर्थिक अपराध किया हो, किसी के पैसे लूट के भाग गए हो, या फिर इसी प्रकार का किसी का सामान जब्त कर लिया हो, किसी का आर्थिक नुकसान पहुंचाया हो, तो आर्थिक क्षतिपूर्ति भी एक ही बार लगाई जाएगी, बार बार इसको बढ़ाया नहीं जाएगा। ठीक है। यह संरक्षण प्राप्त है किसको? अनुच्छेद 20 के तहत अपराधियों को, जिन्होंने अपराध किया है। ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं तीसरे बिंदु की। तीसरा बिंदु कहता है कि स्वयं के विरुद्ध किसी भी अपराधी को, किसी भी अपराधी को स्वयं के विरुद्ध साक्षी यानी कि गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, मजबूर नहीं किया जा सकता है। किसी भी अपराधी को स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनने के लिए, यानी स्वयं के विरुद्ध
कि मैंने अपराध किया है, उसको मजबूर नहीं किया जा सकता है कि तुम कबूल करो। अक्सर आपने देखा होगा कि पुलिस क्या है, टॉर्चर करती है और उनसे अपना अपराध कबूल करवाने की कोशिश करती है। तो हो सकता है कि पुलिस की प्रताड़ना और मार से वह अपने अपराध को कबूल कर ले, अपराध को क्या करे, कबूल कर ले। लेकिन जब वह न्यायालय में पहुंचेगा, जब न्यायालय में न्यायाधीश के जब पास पहुंचेगा, तो वह कह सकता है कि नहीं, यह मुझे दबाव में या मारपीट कर मुझसे जुर्म कबूल कराया गया है, मुझसे जुर्म कबूल कराया गया है। ऐसा अपराधी जो है अपना बयान दे सकता है कि नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और पुलिस ने मुझे टॉर्चर करके या फिर मुझको मार पीट करके मुझसे जुर्म को कबूल करवाया है। ठीक, अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसी स्थितियां हमारे समाज में आती रहती हैं और मार पीट कर किसी को दोषी बनाया जा सकता है उसको, और उससे जुर्म कबूल कराया जा सकता है। लेकिन जो अपराध है, जो जिसने भी अपराध किया हो, ये अपराधी का काम अपराध सिद्ध करना नहीं है, या उसके खिलाफ सरकारी वकील या फिर जो अभियोजक उसके पीछे आगे जो इसके खिलाफ, जो अपराधी के खिलाफ वाद दाखिल किया है, उसका यह कर्तव्य है कि वह इसको अपराधी साबित करे, न कि यह स्वयं को अपराधी बताए या फिर कहे। ऐसा इसको हमारे संविधान में संरक्षण प्राप्त है कि कोई भी इसको स्वयं साक्षी बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में अपराधियों को, यह किसको संरक्षण प्राप्त है? आम नागरिक को नहीं, जो अपराध किया है उसको। अपराधियों को जो संरक्षण प्राप्त है, जो संरक्षण या मूल अधिकार प्राप्त है, उसके बारे में आप समझ गए होंगे। और अगर इन मूल अधिकारों का कोई हनन करता है तो क्या वादी या फिर जो अपराधी है वह इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके न्याय प्राप्त कर सकता है। यह इसको अधिकार मिला है। तो दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप अनुच्छेद 20 और अपराधियों के लिए जो भी हमारे संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार प्राप्त है उनके बारे में आप जान गए होंगे। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि यह जो संरक्षण प्राप्त है, यह देशी यानी कि जो देश के नागरिक हैं, देश के नागरिक और विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। यानी कि अपराधी चाहे हमारे देश का हो या फिर किसी गैर मुल्क का या फिर किसी गैर देश का या फिर विदेशी नागरिक हो, उसको भी अपराध के संबंध में उसको भी समान कानून का संरक्षण प्राप्त है। यह नियम उसके ऊपर भी लागू होते हैं और अगर इन नियमों का उल्लंघन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर न्याय प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।